ऐसा लगता है कि मेवाड़ के इतिहास में यह चुनाव अपने आप में बहुत मायना रखता है। राष्ट्रवादी छवि को देखकर भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर सी नजर आ रही है, उसे ऐसा लगता है कि उदयपुर के चुनाव में इस बार किसी तरह की कोई टक्कर नहीं लगकर भाजपा का जो प्रत्याशी है मन्नालाल जी रावत, उनकी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। देखिए, वैसे में देखा जाए तो विप्र सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। समाज का काम समाज के दायरे में रहकर मुझे समाज हित में समाज का काम करना है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह से भगदड़ सी मची हुई है। बहुत कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वक्त के साथ सब चलते हैं, तो अभी एक तरह से ये मोदी जी का युग चल रहा है, उनका ये समय चल रहा है। एक तरह से कांग्रेस के अंदर तो मायूसी शुरू से थी। अब अशोक जी गहलोत पुत्र मोह में वो सिर्फ अपने पुत्र की सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस क्षेत्र की राजनीति की जो हमेशा ही ये चर्चा में रहा है। हमारे साथ दिनेश जी शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार ये कार्यभार संभालते हुए इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिस क्षेत्र की हमेशा ही राजनीति गर्माहट के तौर पे देखी जाती है, ऐसे में लोकसभा का यह चुनाव है तो ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको इस अहम पद पर एक बार फिर जिम्मेदारी मिली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारा ये स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात, इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में आपके परिचय से इस राजनीति की इस सफ़र की शुरुआत करें तो क्या कहते हैं आप? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उदयपुर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। और इस लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि मेवाड़ के इतिहास में यह चुनाव अपने आप में बहुत मायना रखता है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी की राष्ट्रवादी छवि को देखकर भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर सी नज़र आ रही है, उसे ऐसा लगता है कि उदयपुर के चुनाव में इस बार किसी तरह की कोई टक्कर नहीं लगकर भाजपा का जो प्रत्याशी है मन्नालाल जी रावत, उनकी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। वैसे में देखा जाए तो विप्र सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। समाज का काम समाज के दायरे में रहकर मुझे समाज हित में समाज का काम करना है जी। और मेरी व्यक्तिगत सोच अगर देखी जाए तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्षों तक पदाधिकारी भी रहा जी। और भारतीय जनता पार्टी का लगभग मैंने 35 वर्षों से एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैं हर चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता हूँ जी। तो जहाँ समाज की आवश्यकता होती है वह मैं समाज का कार्य करता हूँ, और जहाँ संगठन की आवश्यकता रहती है वह मैं संगठन का कार्य करता हूँ। अब इस लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर आपका प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप बड़गांव से हो तो यहाँ पर आपका चित्तौड़ लोकसभा सीट का भी दायित्व आता है। दूसरी तरफ शहर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर भी हम शहर की एक लोकसभा सीट को लेकर के भी आपका प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। तो ऐसे में वोटर्स का लिंकअप आप क्या देखते हैं? मतदाताओं की जो अभी जुड़ाव है, जो स्थिति है, और चुनाव का जो एक रण क्षेत्र अभी देखा जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहते हैं? आप स्वयं अभी मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, अखबार में आए दिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह से भगदड़ सी मची हुई है। बहुत कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे देश में इस तरह का माहौल बन रहा है कि अब की बार 400 पार, फिर वापस एक बार मोदी। तो आम जन के मन में यह धारणा बन गई है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता की ओर वापसी कर रही है। इसलिए आम जन का यह मानस बन गया कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और मोदी जी के साथ चलना चाहिए। आपने जिस सवाल का जिक्र किया उस पर एक बार फिर आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो लगातार बीजेपी से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन एक तरफ जब आपकी पार्टी इतना बड़ा वजूद पहले से रखती है, ऐसे में इन सभी लोगों की एंट्री, क्या आप दूरगामी परिणाम देखते हैं? देखिए, जब संगठन बहुत बड़ा होता है ना, तो आम आदमी की धारणा बदलती है
और हमारे भारत देश में आपने देखा होगा वक्त के साथ सब चलते हैं। तो अभी एक तरह से ये मोदी जी का युग चल रहा है, उनका ये समय चल रहा है। तो आम व्यक्ति की ये धारणा बन रही है कि हमें भी संग वक्त के साथ चलना चाहिए। तो इस समय को देखकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और पार्टी में आ रहे हैं, तो पार्टी उनको रोक नहीं सकती। पार्टी के लिए सबका स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए इन सब का समावेश कर रही है और पार्टी का विस्तार हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अब आपकी जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस का, तो सीधा सीधा ये इस पर कहना है कि लोगों को डरा धमका कर इस तरह से ले जाया जा रहा है, उनको कहीं ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है, कहीं उनकी फाइलों की चर्चा हो रही है और ऐसे में जाकर बीच में वो तो डुल रहे हैं, बेदाग साबित हो रहे हैं। ये कांग्रेस की अपनी एक सोच है, बाकी वास्तु स्थिति में ऐसा कुछ है नहीं है। आपने जिस पर देखा होगा ईडी का, वहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर मिला है। जैसे अभी आपने देखा होगा नया केजरीवाल जी के साथ, तो केजरीवाल जी के स्पष्ट हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो भ्रष्टाचार सब जनता के सामने है, जनता समझती है। इसलिए ये तो कांग्रेस का एक प्रकार से झूठा आरोप है और आरोप लगाना पार्टी का काम है, करें अपना अपना काम। अब आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई के लिए बहुत कुछ ज़्यादा देरी नहीं हुई, इससे पहले तक कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, क्योंकि इसको चुनाव से जोड़कर लोग देख रहे हैं कि चुनाव आए हैं तो अब ये कार्रवाई भी पार्टी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच पार्टी की नहीं है, यह तो ईडी की कार्रवाई है। अब उनको जब तक पूरे सबूत नहीं मिलेंगे तब तक वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जब उनको कुछ मिला होगा, कुछ हाथ लगा होगा और उन्होंने उचित समझा होगा, तब कार्रवाई हुई। मतदान होने वाला है। मेवाड़ की मतदाताओं की मनोस्थिति, मेवाड़ के मतदाताओं की जो इच्छा शक्ति है, उसको आपने भी लंबे समय से नोट किया है। छात्र राजनीति से लेकर के आप लोकसभा विधानसभा के चुनाव तक देखते हैं, तो क्या कहते हैं और क्या ज़रूरतें लगती है आपको अब भी? देखिए, मतदाताओं की सोच मैंने आपको पूर्व में भी बताया, बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है जी। नरेंद्र भाई मोदी ने दो जो दिखते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए, आपने देखा होगा। एक तो भगवान राम का मंदिर जी, एक धारा 370 जी, जिसकी कभी हम लोगों ने भी कल्पना नहीं करी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया करता था, तब हम कश्मीर कई बार गए, आंदोलन में भी गए, लेकिन तब हमें यूँ लगता था कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कभी ये धारा 370 हटेगी या नहीं हटेगी। लेकिन देश को एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला, नरेंद्र भाई मोदी जैसा, जिनकी इच्छा शक्ति थी। लोगों ने कहा था यदि धारा 370 समाप्त हो गई तो देश में खून खराबा हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा धारा 370 भी समाप्त हुई। देश में न तो खून खराबा हुआ, न कुछ हुआ। और आज कश्मीर के हालात देखें आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुदृढ़ हुए हैं। फिर भगवान राम का जो मंदिर नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया है, लोग कहा करते थे ये मंदिर क्या बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह की बातें भी विपक्ष वाले किया करते थे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने राम का मंदिर भी बना दिया। आप देखो, एक पत्थर भी नहीं चला, एक लाठी भी नहीं चली। ये दो जो कारण हैं बहुत बड़े प्रमुखता से, उस कारण को देखते हुए आम जन की यह इच्छा हो गई कि इस बार वास्तव में 400 पार और नरेंद्र भाई मोदी को हमें वोट देना चाहिए। हमारे आराध्य देव भगवान राम का जो मंदिर 500 साल पुराना जो मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे को समाप्त भी किया, उस मुद्दे को ख़त्म भी किया और आज हमारे बीच में रामलला विराजे हैं। उसके पीछे कोई ताकत खड़ी है तो वास्तव में नरेंद्र भाई। दिनेश जी, अब हम शहर सीट की बात करते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 अधिकारी हैं और दोनों ही अधिकारी ऐसे रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट से हमेशा ही वास्ता रखते रहे हैं। इन सीट पर जो घमासान है वो तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आप अपनी क्या सोच रखते हैं और इस सीट का जो निर्णय है वो मेवाड़ की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति को किस तरह से निश्चित करता है? यानी कि आने वाले जो चुनाव परिणाम है वो देश के प्रधानमंत्री पद तक की हम बात देखते हैं, तो कैसा आप उसको सोचते हैं? देखिए, रही बात मन्नालाल जी रावत की जी, तो वो विगत 5-6 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनकी सक्रियता। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया है, उन्होंने संघ में भी काम किया है। तो वो लगातार जिस तरह से लगे हुए थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ये हो सकता है कभी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया वास्तव में सोच समझ कर लिया होगा। और मैं तो इस पार्टी के निर्णय को अच्छा निर्णय मानता हूँ, क्योंकि राजनीति तो सबके लिए है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो। अब ठीक है, इनका एक योग था तो पार्टी ने इनको टिकट दिया,
रही बात ताराचंद जी की, तो उनको भी कांग्रेस ने कुछ सोच समझ कर टिकट दिया होगा। उदयपुर के कलेक्टर भी रहे तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा। ये दोनों पार्टियों का अपना निर्णय है जी। कि उन्होंने किस आधार पर इनको टिकट दिया। निश्चित रूप से हमसे भी ज़्यादा पार्टी समझती है, तो पार्टी ने जो निर्णय किया उसका स्वागत करना ही करना। जी। एक सीट राजसमंद की है जिसको अभी से चर्चा में इसलिए भी देखा जा रहा है, हालांकि यहाँ पर जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी अलग तरीके से देखा जा रहा है। 8 विधानसभाओं में बीजेपी ने लीड हासिल की है अभी विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव यहाँ होने जा रहा है। पुरुष राज परिवार से विश्व राज्य के नाथद्वारा से विधायक पद पर विजय होने के बाद में उन्हीं के मैडम महिमा सिंह जी यहाँ से चुनाव फाइट कर रहे हैं। आप इस सीट को लेकर के क्या देखते हैं और किस तरह का मार्जिन अभी से आप आकलन करते हैं? जहाँ तक मेरी सोच है, मैं सोचता हूँ कि राजसमंद की जो सीट है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मार्जिन से महिमा कुंवर ये चुनाव जीतने जा रही है। क्योंकि मैं राजसमंद अभी गया भी हूँ 2-3 बार, तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा है वास्तव में ज़बरदस्त राय नहीं है। क्योंकि मेवाड़ का जो ठिकाना है जी, उसका पूरे भारतवर्ष में नाम है। महाराणा प्रताप के वंशज जब चुनाव दंगल में होते हैं, चुनावी मैदान में होते हैं, तो उसके परिणाम क्या होंगे आप स्वयं इस बात का आकलन कर सकते हैं। और मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि इस राजसमंद लोकसभा के चुनाव के अंदर मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान की 2500 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से यदि कोई जीतेगा तो वो राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी महिमा कुंवर, ऐसा मुझे लगता है कि 5-6 लाख क्रॉस ये आराम से अच्छे वोटों से लीड कर जाएगी। महेंद्र सिंह जी भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं पूर्व में। महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से लड़े थे। चित्तौड़ से लड़े थे और वे भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जब चुनाव लड़े जी, तो वे भी जीते थे चुनाव। जी। अच्छा, आप क्या नहीं देख रहे हैं कहीं महिमा जी के साथ में कहीं कहीं एक सिंपैथी फैक्टर भी अभी काम कर रहा है? निश्चित रूप से सिंपैथी फैक्टर भी है कि महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना ही था जी। और ऐसी सशक्त महिला के रूप में पार्टी ने जिनको टिकट दिया है और जो उनके बोलने का लहजा है वो आम जनता को भा रहा है, इसलिए जनता उनके साथ जुड़ती जा रही है। काफ़ी डाउन टू अर्थ भी देखा जा रहा है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ देखा जा रहा है जी। दिनेश जी, जैसा कि हम राजनीतिक माहौल को हम देख रहे हैं, लेकिन मेवाड़ की 4 सीटें हैं और राजस्थान की 25 सीटें कुल हैं। आप इस बार के चुनाव में किस तरह का वर्चस्व पार्टी का देखते हैं? क्योंकि पिछली बार तो 25 में से 25 आ गई, क्या इस बार भी 25 में से 25 का आंकड़ा संभव है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, राजनीतिक जो चर्चाएं कर रहे हैं जी, मेरी यहाँ एक निजी राय यह है जी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है जी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है इस बार जी, भगवान राम मंदिर का माहौल देख लें, धारा 370 का माहौल देख लें, जी, फिर मोदी जी ने जो काम किए उस काम के आधार पर जनता के पास विकल्प नहीं है जी। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान से इस बार भी हैट्रिक होने जा रही है। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में ले लेगी। मतलब आपका यहाँ कहना है कि 2014 फिर 2019 और 2024 यानी कि मोदी मैजिक जो है बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी। तो दोस्तों देखिए, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन दिनेश जी जो कह रहे हैं इस बात में कितना दम है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर उस सीट पर चर्चा करते हैं जो लगातार चर्चा में देखी जा रही है। अब बाड़मेर में तो आपके रविंद्र जी जो कि अभी अभी चुनाव जीते हैं विधानसभा का, और वो विधानसभा में गए थे पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के साथ में वे हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए भी देखे गए, लेकिन आखिरकार वे अब निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और बाड़मेर से प्रत्याशी है। क्या कहते हैं आप? राजनीति में सबको स्वतंत्र अधिकार है जी कि कोई चुनाव लड़े, अपनी इच्छा से लड़ सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो रविंद्र सिंह जी का आज से 4 दिन 5 दिन पहले जो माहौल था, आज जब कल भाई नरेंद्र जी मोदी आए थे तो उनके आने के बाद जो माहौल में एक बदलाव सा नज़र आया, इतनी भीड़ और इतनी जनता को देखकर, और मुझे ऐसा लग भी रहा था, मैंने कहा मोदी जी अगर आएंगे तो वास्तव में माहौल को चेंज कर जाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ हल्की सी कहीं थोड़ी टक्कर की बात जहाँ आती थी, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद एक माहौल अब स्वतः ही चेंज होता जा रहा है। तो बाड़मेर का भी मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी कोई टक्कर वाली बात है। वहाँ भी कैलाश जी चौधरी बिल्कुल सीट जीत कर, मैंने आपको पहले भी कहा पूर्व में भी कि भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब चुनाव लड़ना तो अपना अपना सबका अधिकार है, इसलिए चुनाव लड़े। बाकी भाजपा वहाँ भी लीड कर रही है। अब आपकी कसबा जी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने तो पार्टी चेंज कर दी। देखिए, राजनीति में सबको बार बार टिकट मिल नहीं सकता जी। सबकी इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। कसबा जी को तो पार्टी ने इतना दिया है, उनके पिताजी 4-4 बार सांसद रह गए, वे स्वयं 2-2 बार रह गए, और अब पार्टी ने अगर कोई चेंज किया है तो सोच समझ कर चेंज किया होगा। तो कसबा जी को भी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और उनको कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। उनकी जो इतने सालों की तपस्या है वो सारी तपस्या उन्होंने ख़त्म कर दी, और उनको स्वयं को पता है वो जीतने की स्थिति में नहीं है। तो पार्टी के निर्णय तो सर्वोपरि है और वो सारे निर्णय मानने भी चाहिए, और उनको तो विशेष करके मानना चाहिए था, क्योंकि पार्टी ने 6 बार उनके परिवार में से टिकट दिए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत धैर्य रखना चाहिए था। जी। अब अधिकांश कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वैभव जी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, और चर्चा तो ये भी की जा रही है कि ये सीट वे ज़रूर से हथियाएंगे। देखिए, शुरू से बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने पहले से ही मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कुछ जगह तो आपने देखा होगा कि प्रत्याशी ने टिकट लेने के बाद मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक तरह से कांग्रेस के अंदर तो मायूसी शुरू से थी। अब अशोक जी गहलोत पुत्र मोह में वो सिर्फ अपने पुत्र की सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा राजस्थान में वो कहीं नहीं घूम रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी कितना भी कुछ भी कर ले, वह सीट नहीं बचा पाएंगे। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 25 की 25 सीटें लेगी और हर हाल में लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया था कि हमने कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी में लिया तो है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं आपका सम्मान, आपका मान सम्मान या आपकी जगह वे कभी नहीं ले सकते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि बयान वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन उसके पैरेलल में हम बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिलने वाला है, यानी कि वो जगह ही नहीं मिलने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है। इसको उन्होंने अलग अंदाज में कहा, ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस से जो आ रहा है उनको सम्मान नहीं मिलेगा, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता को ही सम्मान मिलेगा। अगर वास्तव में सम्मान कहीं किसी पार्टी में किसी को मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है, क्योंकि वर्षों तक हमने भारतीय जनता पार्टी में कार्य करके देखा है, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है वो सम्मान दूसरी पार्टियां दे ही नहीं सकती। इसीलिए आज देखो आप, दूसरी पार्टियों में भगदड़ सी मच रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। कोई दूसरी पार्टी छोड़ रहा है तो वो आ भारतीय जनता पार्टी में ही रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं कोई अच्छा ही जरूर है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। जी। अब एक बार फिर उदयपुर में विधानसभा चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ चुनाव हुए करीब 100 दिन से अधिक का वक्त हो गया है और ऐसे में सरकार ने अभी भी कार्यकाल पूरा किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ गौरव वल्लभ की इसलिए चर्चा एक बार वापस हो रही है कि गौरव वल्लभ को बीजेपी में शामिल भी कर लिया, उनको एक अहम पद पर नेतृत्व भी देने जा रही है पार्टी। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वे उदयपुर में कभी कदम नहीं रखे, प्रदेश में उनकी कोई एंट्री नहीं रहेगी। ऐसे में राजस्थान के उदयपुर से उनका कोई तालमेल नहीं रहने वाला है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब उनको पार्टी में लिया गया तो मैं नहीं मानता किन्हीं शर्तों पे लिए गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी शर्तों की राजनीति नहीं करती, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब गौरव जी वल्लभ यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ देखा होगा कि गौरव जी वल्लभ जैसा इतना पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो निश्चित रूप से उसने कुछ न कुछ अच्छा ही देखी होगी। और जहाँ तक मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने कहा था कि मैं सनातन के विरोध में नहीं जा सकता। तो देर से उनके मन में कोई अच्छी बात आई, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनके मन में सनातन के प्रति जागृति हुई और उनका मन अच्छा सा हुआ और भारतीय जनता पार्टी में आने का मानस बनाया। तो मैं भी उनका आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी। जी, गौरव वल्लभ जी के बयान तो काफ़ी आए थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी मनोस्थिति को समझने में देरी की, ऐसे में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? अब कांग्रेस की क्या सोच रही होगी ये तो अब कांग्रेस के पदाधिकारी ही बता सकते हैं। जी, मैं तो
आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल परिवार है और इस परिवार में यदि कोई आए तो उन सबका स्वागत है। जी, राजनीतिक बातें काफ़ी हुई है। अब एक बार आपके समाज सेवा की तरफ आते हैं। प्रदेश स्तर पर जिस समाज के लिए आपको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, ऐसे में आपका एक कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरे कार्यकाल में आपने प्रवेश किया है और दूसरे कार्यकाल को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और जिस तरह से समाज की जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी कि राजनीतिक पार्टी के लिए आप जिम्मेदारी रखते हैं, ऐसे में क्या कहते हैं? देखिए, समाज का जो दायित्व दिया है मुझे जी, मैं सर्वप्रथम तो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया। और मैं विप्र सेना में जुड़ने के बाद आपने देखा होगा 19 मार्च को हमने जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था विप्र सेना का। जी, तो जयपुर के इतिहास में 10 लाख लोग जहाँ इकट्ठे हुए, मैंने मेरे जीवन काल में किसी भी समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी संख्या शायद मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि 10 लाख लोग बहुत बड़ी बात होती है। उसके जो परिणाम निकल कर आए और हमने भी ये सोचा, हमारी इच्छा थी कि समाज के अंदर जागृति आ रही है, तो इस बार राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में हमारी इच्छा थी कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने जी, और प्रदेश का नेतृत्व करे। आपने देखा होगा विप्र सेना की ताकत के बाद 33 सालों के बाद पहली बार एक ब्राह्मण राजस्थान का सीएम बना है जी, 33 वर्ष के बाद। और हमारे उस कार्यक्रम के दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन ने हमारे विप्र सेना के संरक्षक चित्तौड़ के सांसद जी, आदरणीय सीपी जी जोशी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। जी, तो हमने वास्तव में उसको ये देखा कि पार्टी ने ब्राह्मण को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है राजस्थान में, तो हमने पार्टी का भी आभार जताया। और समाज लेवल पर आपने देखा होगा जयपुर के बाद भी हमने उदयपुर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था चुनाव के अंदर, जी, जहाँ लगभग 25,000 लोग पानीरियों की मादड़ी के अंदर हमने एक बड़ा सम्मेलन करके अपनी ताकत को दिखाई और सारी पार्टियों ने भी हमारा लोहा माना था। जी, तो समाज हित में जहाँ जहाँ ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार होता है या कोई जाति होती है तो विप्र सेना सदैव उसके साथ खड़ी रहती है। तो हमने हमारी कार्यप्रणाली को थोड़ा सा बदला है। समाज हित में जो कुछ करना पड़ेगा वो हम समाज हित में करेंगे, पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। और दोबारा मुझ पर जो विश्वास जताया है तो मैं दोबारा भी बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और यूँ देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से इस संभाग के अंदर लगभग 28 विधानसभाएं, तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 28 विधानसभाओं पर मैंने विप्र सेना की कार्यकारिणी बना रखी है। इस मेवाड़ के अंदर हमने विप्र सेना को इतना सशक्त कर रखा है कि अब समाज के साथ कहीं कोई अनहोनी होती है ना तो हम स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं एक उदाहरण आपके बीच में रखूँगा। जी, अभी आपने देखा होगा रावलिया, नाम सुना होगा, गोगुंदा के अंदर, जी, जी, वहाँ हमारे भगवान परशुराम की मूर्ति को कुछ असामाजिक लोगों ने खंडित कर दिया था, साल भर पहले। साल भर तो पहले। जी, तो जैसे ही मुझे पता लगा हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने प्रशासन को बिल्कुल चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि हमारे आराध्य देव की जो मूर्ति खंडित हुई है, अगर 3 दिन के अंदर ये मूर्ति नहीं लगी तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा, बड़ा आंदोलन करेगा। आपने देखा होगा तो 4 फीट की मूर्ति इन्होंने तोड़ी, वो हमने 10 दिन के अंदर अंदर 6 फीट की मूर्ति वापस लगवा कर और समाज के अंदर ये मैसेज दे दिया कि वास्तव में अगर कोई अनहोनी करेगा हम उसका सीधा जवाब देंगे। और हमने 2 फीट ऊंची मूर्ति लगाकर भगवान परशुराम जी को वापस वहाँ बिठाया। जी, दोस्तों, ये कहा जाता है कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, लेकिन यहाँ पर राजनीति में देर की भी बेहद ज़रूरत होती है। और दिनेश जी वे शख्स हैं जो राजनीति में देरी को लेकर ही हमेशा जाने पहचाने जाते हैं। इनकी जो राजनीतिक सोच है, इनकी जो राजनीति है, वह उस समय के दौर की है जब इस मेवाड़ की राजनीति में विभिन्न तरह की बातें होती रही है। यानी कि स्टूडेंट इलेक्शन के दौरान उतना ही दिनेश जी को जाना जाता है जितना कि आज के दौर के चुनाव में इनका हस्तक्षेप रहता है। ऐसे में एक तरफ इनके पास समाज का अहम दायित्व है तो वहीं दूसरी तरफ
बीजेपी पार्टी के लिए भी ये पदाधिकारी के तौर पर हमेशा ही सेवाएं देते रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर जो तमाम सवाल आपके मन में अभी तक चल रहे हैं, उनके जवाब दिनेश जी ने बड़ी सहजता से, बड़ी सहजता से दे दिए हैं। अब देखना ये भी होगा कि इस चुनाव को लेकर के आने वाले समय में किस तरह की रणनीति तय हो पाती है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि मेवाड़ से ही सत्ता संगठन का निर्माण होता है, तो ऐसे में जब देश की प्रधानमंत्री की इस पद की दौड़ होती है तो मेवाड़ के इस चुनाव का, इस सीटों के गणित का किस तरह का आंकड़ा वहाँ साबित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर लेते हैं। अब मेवाड़ से ही सत्ता संगठन का निर्माण होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो। ऐसे में क्या कहते हैं दिनेश जी? ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मेवाड़ जिस तरफ जाता है सत्ता उसी की बनती है जी। चाहे लोकसभा भी देख लो, आज तक का जो इतिहास रहा है वो इतिहास तो यही कहता है कि मेवाड़ जिधर जाता है राज उसी का होता है। आपने देखा होगा अभी विधानसभा चुनाव में भी वही हुआ जी जी, और उसके पूर्व विधानसभा में भी यही हुआ, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेवाड़ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। और एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा फिर अपना परचम दिल्ली में लहराएगी जी। यही मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। अब मतदान का समय बेहद करीब है, तो मतदाताओं के लिए भी आपका कोई मैसेज हो तो ज़रूर से दीजिए। जैसा कि हम तो हमारे मतदाताओं के लिए मतदान महादान की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं भी यही कहूँगा कि सभी मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए। और चाहे भली शादी का दिन रहे हो, चाहे कोई भी समय रहा हो, ये मतदान सिर्फ 5 वर्ष में हमें एक बार करने का मौका मिलता है। जो मतदान नहीं करता है वो मेरी नज़रों में थोड़ा सा वो गलत करता है जी, क्योंकि मतदान बढ़ चढ़कर होना चाहिए और लगभग सभी को मतदान करना चाहिए। और वास्तव में मतदान महादान का रूप मैं भी दूंगा और इसको महादान के रूप में लेना चाहिए जी। और सबको, विशेष करके युवाओं को मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए जी। तो देखिए दोस्तों, रविंद्र सिंह बाटी की स्थिति, जालोर में वैभव गहलोत की अब स्थिति क्या बनने जा रही है, वहीं मेवाड़ के पूर्व राजघराने का एक प्रतिनिधित्व इन दिनों राजसमंद में भी चुनाव के लिए देखा जा रहा है। ऐसे में इस राजस्थान की 25 सीटों की चुनावी गणित क्या रहने वाली है, इन तमाम सवालों की चर्चा को जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात को ज़रूर देखिए। यहाँ हर सवाल का जवाब भी आपके लिए तैयार है। और लेकिन जिस तरह से दिनेश जी ने ये साफ कर दिया है कि मेवाड़ की जो सत्ता संगठन के निर्माण की जो राजनीति जिस तरफ जाती है, वहीं से ये अंदाज लग जाता है कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की जो कुर्सी की जो एक अहम रोल, यूँ कह सकते हैं, कुर्सी का जो एक अहम मोड़ यहाँ की राजनीति से देखा जाता है। ऐसे में यहाँ की मेवाड़ की राजनीति ये हमेशा ही तय करती रही है कि किस तरफ सत्ता संगठन का निर्माण हो रहा है। तो आने वाले दिनों में मतदान होना है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि मतदान महादान, आप मतदान ज़रूर करें। और जैसा कि दिनेश जी आज आपने वक्त दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका जी। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि मेवाड़ की राजनीति से किस तरह की दिशा दशा इस लोकसभा चुनाव की राजनीति तय होती है। अपनी प्रतिक्रिया चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।